आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। काफी साल से रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की। ट्रांसफर जिले सुबहानी के इशारे से हुई और वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और साथ ही साथ अब हुकूमत जो अगला काम करने जा रही है वो इस पार्टी की रेजोल्यूशन के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बड़ा अहम एक ही है और वो ये है कि क्या ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए कि दोबारा से री इमर्ज ना हो नए नाम के साथ। चूंकि माजी में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि आपने एक सियासी जमात को बैन किया, पाबंदी लगाई, वो नए नाम से कल वही लोग एक और नई सियासी जमात लेकर आगे आगे उन्हें कोई रोक नहीं सका। तो इस दफ़ा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि मुकम्मल रास्ता रोका जाए दोबारा सियासत में आने के हवाले से और दोबारा री इमर्ज करने के हवाले से। और नाज़रीन, एक और चीज़ इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस मामले पे बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। सारे हमें हुकूमत के साथ नज़र आ रहे, किसी ने इस चीज़ की मुखालफत नहीं की, सियासत नहीं की इस पर किसी ने भी। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे रायबंड महल के हवाले से कि जिसे हुकूमत औकाफ की प्रॉपर्टी करार देकर गिराने जा रही थी और इस पर नून लीग ने स्टे ऑर्डर तो ले लिया है। लेकिन इसमें सवाल यही उठता है कि क्या ये जो कार्रवाई है ये प्योरली मेरिट पे की जा रही थी या फिर इसमें सियासी इसमें एजेंडा था जिसके तहत रायबंड महल को ही गिराने की प्लानिंग थी और क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो सकेगी। और इसके साथ नाज़रीन एक और अहम स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सरकारी महकमों के अंदर अहम पोजीशंस पर अफसरान किस तरह से तैनात होते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, मावन एसोसी बराए इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा आपको बताएं कि हुकूमत ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है TLP को बैन करने के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज इस हवाले से क्या बताया, ज़रा सुन लें। आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। पहले में तो वो मुतासर नहीं होते, रेजोल्यूशन में वो मुतासर होंगे। रऊफ हसन साहब, अच्छा इक़दाम है कि जिसने मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया, एक मजहबी मामले को लेके मुनाफरत फैलाई, यहाँ पे जलाओ घिराव किया, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूरी है। इस तरह की मिसाल कायम होना ज़रूरी है, वरना कल को कोई भी ये काम करेगा। लेकिन ऐसा क्या हो कि दोबारा से ये रीमर्ज ना हो, चूँकि माजी के अंदर इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आपने सिपा साहबा को बैन किया तो वो इस वक्त भी राय हक पार्टी बना के उनके बंदे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था, वो फिर उसकी बहुत सारी पार्टीज़ बन गई, वो ANP बन गई। मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, जो भी है, लेकिन तरीक़ेकार की मैं प्रोसेस को डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा क्या करेंगे कि दोबारा से ये ग्रुप री इमर्ज ना हो। एक तो समर साहब, आपकी इजाज़त से मैं कुछ कहने से पहले मैं पुलिस फोर्स के लिए उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। बेशक, कोई ख्याल है कि ये रिमार्केबल है, कोई शक नहीं। सारे मुल्क में उन्होंने जिस बहादुरी से, जिस खंदा पेशानी से इन जत्थों का मुकाबला किया है और उसमें उनकी जानें भी गई हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। हैट्स ऑफ टू देम, hats off to them, compliments to them, remarkable. I think they've written a new chapter. कोई शक नहीं, बहुत अच्छा काम किया। मैं आपके इब्तदाइया जो आपने कहा है ना कि ये जो आपका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट यही क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैं इब्तदाइया के उस हिस्से से मैं शुरू करना चाहूँगा जिसमें आपने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। वो एक फंडामेंटल ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये दोबारा इमर्ज ना हो। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो जाती है, एक तो हम सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये काम अच्छा हुआ है, शायद इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए हो गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर मैच्योरिटी दिखाती हैं और वो ये कहती हैं कि जी ये काम अच्छा हुआ है, इसको हमने रिवर्स नहीं होने देना, किसी और नाम के तहत पार्लियामेंट के अंदर तमाम बिल्कुल रेजोल्यूशन लेके आ जाए। मैं सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल आपने मेरे मुंह से वो अल्फाज छीन लिए। आई वुड वांट कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर
यूनिफाइड तरीके से रेजोल्यूशन मूव करें पार्लियामेंट में कि जी ये जो कुछ काम हुआ है ये ठीक किया हुआ है और हम इकट्ठे हैं कि हम इनको दोबारा इमर्ज नहीं होने देंगे। और समर साहब, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनको इमर्ज नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और जो पाकिस्तान को जो मसाइल पेश आए हैं पास्ट में, FATF का एक मुकदमा ले लीजिए, आप उसी को देख लीजिए, उसकी बेसिक जो वजह है वो यही इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। और जितने ब्लेटेंटली इन लोगों ने, जितनी बर्बरियत के साथ इन लोगों ने पिछले 3 दिन में इनको किया है, सो मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करें, पार्लियामेंट में लेकर कदम मजीद आगे बढ़ते हैं। 3 दिन की तो आपने बात की, ये सिर्फ 3 दिन की कहानी नहीं है, ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उस वक्त आपकी पार्टी ने फायदा भी उठाया था, इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था। तो उसमें जब आप आगे बढ़ेंगे किसी किस्म की सपोर्ट मजीद लेने के लिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपको सबसे पहले तो खुद को पेश करना होगा, भाई हमने गलत किया था, हम एडमिट करते हैं, आज हमने उसका कर दिया है, कफारा अदा कर दिया है, बैन करके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जमा तफरीक होनी है वो होनी है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हो जाए। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी पार्टी को भी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी यही कहूँगा कि खुले दिल के साथ आइए, इस मुल्क के लिए इकट्ठे होकर कहें कि ये एक अच्छा कदम है, अच्छा काम है, हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, चलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इसको शेयर करें, सब लोग आके कहें जी कि हमने इस काम को, इस पार्टी को दोबारा इमर्ज नहीं करना देना। 3 महीने तक आपकी पार्टी इनके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही थी, बहरहाल अब लेसन लर्न, आगे बढ़ते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो एक्शन होने जा रहा है, अब बैन तो कर दिया गया, नोटिफिकेशन तो आ गया उसका, आगे मजीद इसके रेजोल्यूशन के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर ज़ाहिर है पॉलिटिकल सपोर्ट की जिस तरह बात की रऊफ हसन साहब ने कि पार्लियामेंट के अंदर करारदाद आ जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैक करें गवर्नमेंट के स्टेप को एक रेजोल्यूशन की सूरत में। अभी तक तो हमने किसी किस्म की मुखालफत इन इकदाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं देखी, जो यूजुअली हमें मुख्तलिफ इकदाम पे नज़र आती है। अब मिलके सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ेंगी इस मामले पे और इसको सब अपना ज़ाती काज लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं 2 नुकात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मैं भी जो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स है उसको सैल्यूट करता हूँ, और जिन लोगों की शहादतें हुई हैं और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं, अल्लाह उनके तमाम जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और जो ज़ख्मी हैं वो जल्दी से सेहतयाब हों। देखिए, सवाल जो बड़ा अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि इन तमाम फोर्सेस के साथ जो कुछ हुआ है उससे बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि दे वर अनप्रिपेयर्ड, और ये सवाल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम था कि क्या होने वाला है, और अगर नहीं मालूम था तो फिर सवाल सिर्फ पुलिस फोर्स की तैयारी का नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस फोर्स की तैयारी का भी है। तो ये जो 2 या 3 दिन हुआ, मैं समझता हूँ उससे एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि ना तो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस तैयार थी, और अगर तैयार थी तो हमारे पास कोई हिकमत अमली ऐसी नहीं थी कि हम सामना कर पाते इन जत्थों का। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इस तरह स्टेट को हाईजैक करना और सड़कों के ऊपर आके आग लगाना और जिंदगियों के साथ और अमलाक के साथ खेलना, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और रेट ऑफ द स्टेट जो है वो हर वक्त कायम रहनी चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर लोग आके जलाओ घिराओ करके और अस्पतालों के अंदर घुस के या पुलिस वालों को यरगमाल बना के अपने सियासी जो मकासद हैं उनका हसूल करने की कोशिश करें। ये दूसरी बात है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि किस बुनियाद के ऊपर किसी सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है या प्रोस्क्राइब्ड उसको एक यानी दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जा सकता है। कोई इसका तरीकाकार तो होना चाहिए ना, कोई इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कौन सा वो तरीकाकार है। अगर 2 दिन जो सड़कों के ऊपर हुए उस बुनियाद के ऊपर जमातों को दहशतगर्द करार देना है, तो फिर बहुत सी जमातें जो इससे पहले कार्रवाइयाँ करती रही हैं, आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक SSP साहब जो थे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी और उनका सर फाड़ दिया गया था, PTV पे कब्जा कर दिया गया था, पार्लियामान की दीवारें तोड़ दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए गए थे। 3 दिन जो सेक्रेटेरिएट है उसको बंद किया था। मगर उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि उसी जमात ने, PTI ने, ये कहा था कि सिविल नाफरमानी की जाए, बिल जलाए और लोगों को ये कहा कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए जाएं। तो क्या आप ये समझते हैं कि उस वक्त PTI को बैन कर देना चाहिए था एक दहशतगर्द जमात करार देके? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं क्योंकि वो एहतजाज कर रहे थे, हाँ उसमें पुरतशद्दुद कुछ वाकयात हुए, मगर किसी भी सूरत उनका राइट टू ऑर्गेनाइज
जो आर्टिकल 17 के जरिए दिया गया है उनको, वो कतन तहलील नहीं होना चाहिए। अगर आज हम ये कर रहे हैं, चलिए कर दिया, आपने भी बड़ी सिफारिश की और इब्तदाइये में जिक्र किया कि सब इसके साथ खड़े हैं। अगर सब इसके साथ खड़े हैं तो कल अगर हमारी हुकूमत हो और कोई और पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही हो और वो पुरतशद्दुद एहतजाज हो जाए, तो क्या आप ये हमें कह रहे हैं कि उस दिन हम उनको दहशतगर्द करार दे के तहलील कर दें? क्या ये होना चाहिए? इसका क्या तरीकाकार है? यानी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो हुकूमत की एक वजारत है, उसकी एक दरखास्त के ऊपर एक पार्टी को दहशतगर्द करार दे दिया जाए? जिन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, इंसानी जिंदगी के साथ खेला है, उनके साथ कोई नरमी किसी किस्म की नहीं बरतनी चाहिए। उनके साथ सख्त तरीन सजाएं उनको मिलनी चाहिए और ये हुकूमत का फर्ज है कि वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर भी करे और अगर उसको कोई वायलेट करता है तो उसको कैफरे किरदार पहुंचाए। लेकिन सियासी यहाँ तो सर ये जो जमात है टीएलपी, इसकी तो बुनियाद ही इसी तशद्दुद सारी एक्टिविटी से स्टार्ट हुई थी। उसमें उसका साहब भी आपके वज़ीर दाखिला उसका निशाना बने थे। आपको याद है कि जो उन्होंने एक सेंटिमेंट पूरे मुल्क के अंदर एक वेव क्रिएट की थी, उन पे भी गोली चल पड़ी थी, ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही फेंक दी गई थी, मियां साहब पे भी जूता फेंका गया था। आप तो खुद भुगत चुके हैं इस चीज को। ये तो तशद्दुद की पूरी एक सीरीज है, सीक्वेंस है सर। समर साहब, तो ये तो आपने मेरा ही मुकदमा पेश कर दिया ना कि यानी हमारे वजीर इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मारी गई। अगर उनका फोन ना आता और वो ऐसे हाथ ना उठाते तो शायद वो आज मेरे मुंह में खाक आज यहाँ पर हमारे साथ भी ना होते। हमने जितना ज्यादा नुकसान सहा है इसका किसी सियासी जमात ने नहीं सहा। लेकिन इसका मतलब क्या आप ये जानते हैं, मैंने आपको और भी पुरतशद्दुद वाकयात बताए हैं, मैंने आपको सिविल नाफरमानी की भी वाकयात बताए हैं, मैंने आपको ये भी बताया है कि आप बिल ना दें, आप हुंडी के जरिए पैसे मंगवा के इस मुल्क को पैरालाइज कर दें और मुल्क के सारे बड़े शहर जो हैं उनको बंद कर दिया गया था। तो जिस दिन मुल्क के सारे बड़े शहर जो हैं मैं आपकी बात से डॉक्टर साहब एग्री कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। और हमने कल के प्रोग्राम में हमने ये सवाल उठाया था, कि ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो प्रोसीजर ठीक नहीं है। इसके लिए 17(2) के तहत, आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये करना चाहिए प्रोसीजर सारा। देखिए, मैं आपके सामने जो नुक्ता पेश कर रहा हूँ बड़ा अहम है। क्या पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये हक नहीं है कि वो पॉलिटिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज करें? वो लोग जिनके एमपीएस बैठे हुए हैं, और बेशुमार कोई 4-10 लोग तो नहीं, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है वो तो जहन्नुम रसीद करें आप बेशक उनको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी जमात, इससे पहले जितनी भी जमातों को आपने दहशतगर्द करार दिया वो सियासी जमातें नहीं थी। जब आपने उनको बैन किया तो उन्होंने सियासी रुख लिया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक ऐसी पार्टी जिसके मेंबरान पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं उसको बैन किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये तो चलें, मैं आपकी बात मान ली, आपने मेरी बात मान ली, और जैसा कि अभी अगरचे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हम कोई रेजोल्यूशन पार्लियामान पे नहीं लाएंगे, लेकिन अगर ले भी आए तो सवाल ये पैदा होता है कि कल अगर पीटीआई ये चाहे कि पीपल्स पार्टी को या पीएमएलएन को, बिकॉज किसी बड़ी एक मजलिस के अंदर कोई हादसा हो गया, बैन यही नुकता जरा ठीक है, मैं यही नुकता जरा अगर रफीउल्लाह साहब के सामने भी रखता हूँ। आगा साहब, आपकी क्या राय है? कल बिलावल साहब ने तो बड़ा कंडेम किया था जो भी मुल्क के अंदर 3 दिन से होता रहा, लेकिन अब ये जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन पे रद्देमल आपकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया? कोई हाँ में ना में आप इसे रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसे रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल जो होना चाहिए तो सपोर्ट करते हैं? क्या आपकी राय है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह मेरे तमाम दोस्तों ने, कोलीग्स ने, बशमूल आपने पाकिस्तान की पुलिस को सराहा, इसी तरीके से मैं उन शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को, और बल्कि जो इसमें बेगुनाह, जैसे कराची वेस्ट में हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर भी शहीद हुए, और लास्ट डे उस दिन मुझ पे भी यही अटैक हुआ, उसमें मेरे स्क्वाड के सिपाही ज़ख्मी हुए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये 3 दिन मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में चला गया था कि जब आप बावर्दी दुरुस्त लोगों के साथ इस किस्म के, तो वो एज ए पार्लियामेंट मेंबर मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस था कि मेरे जिस कानून की पासदारी करते हुए इस असम्बली में, और इस असम्बली में इस कानून की हम रखवाले, तो उसी कानून के रखवालों के साथ, रियासत के लोगों के साथ अगर इस किस्म का सलूक हो तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इस टाइम रियासत के अंदर बैठे हुए लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वो नाकाम हैं। वो इस सूरत में नाकाम है
ये देखें, ये बड़ा इजी शॉर्टकट लिया है गवर्नमेंट ने। पाबंदियां, बैंड, पहले आप देखें इसका तयन तो करें ना। मेरा आपका किसी इशू पर भी इख्तिलाफ आ सकता है और इख्तिलाफ हो जाए, उसमें आप शॉर्टकट क्यों ले रहे हैं? आप इस मसले के हल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये 3 दिन जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, क्यों किया? और अगर जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तारी के बाद क्या आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्टें बिल्कुल इस तरह की नहीं है? 3 दिन से हम बहस कर रहे हैं कि यार ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हम ये नहीं बता दें कि यार ये क्यों हुआ, और ये जिन लोगों को जो इदारे, क्या मकसद, आप हल की बात जो इदारे प्रॉपर हल लेना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर हल। और हल ये नहीं है कि पाबंदियां लगाएं, पाबंदियों से हल नहीं निकलते। चीजों को दबाने से दबते नहीं है, चीजों को दबाने से दबाया नहीं जा सकता। आप देखें जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन करें। इस टाइम सूबाई असम्बली में पंजाब में और सिंध में उनके पास नुमाइंदगी बैठे, क्या वो इतने लोग जिन्होंने इनको वोट दिए थे, उसको आप क्या कहेंगे? उन लोगों के साथ आप क्या बात करेंगे? आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने पाकिस्तान के स्टेट के मुलाजिमीन के खिलाफ पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया। कदम करार देने के बजाय, पार्टी पे पाबंदी के बजाय, जो शख्सियात हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं, जो इसके पीछे हैं, उन शख्सियात के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पार्टी रहनी चाहिए जो मास्टरमाइंड है सारे कुछ के। देखें, मैं समझता हूं कि देखें, कोई भी ऐसी जमात जो अवाम को अपने 22 करोड़ अवाम के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और उनके आगे अपने आप को पेश करती है, फिर 22 करोड़ अवाम में से लोग उनको वोट देते हैं, तो ये आप अपने उन वोटरों की उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर वाकईतन में इस मसले का हल निकालना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार जो गवर्नमेंट ने लिया वो सही नहीं है। हम बिल्कुल इस तमाम जो तो आप सही तरीक़ेकार बता देना, बर्बरियत हुई है और जो खामखा के, जी आप सही तरीक़ेकार बता दें क्या करना चाहिए। चैनल्स पे नहीं बताया जाता पार्लियामेंट किस लिए मौजूद है। देखें, तरीक़ेकार पे आके कह रहे थे क्या गलत है इनका, एक घंटे के शो में नहीं होता, बता दें। ये डिबेट हो रही है ना, डिबेट ही हो रही है ना, ये भी उसका हिस्सा है डिबेट का, नेशनल जो आप जब लार्जर डिबेट है उसका हिस्सा है ये भी। जब कल मैं देखें, मेरी बात सुने समर अब्बास साहब, बात यह है कि कल पार्लियामेंट का इंशाल्लाह इजलास होगा। ये अगर हमें मौका देंगे, हम इनको बताएंगे कि तरीक़ेकार क्या है। पार्लियामेंट ही वाहिद इदारा है जो 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे वहाँ बैठ के और सर जोड़ के इनको मसले के हल दे सकते हैं। रऊफ हसन साहब, ये मामला पार्टी आज आपने रिजॉल्व कर दी, कल ये एक नए नाम से पार्टी फिर बन जाएगी, वही शख्सियात हैं, वही दोबारा से बैठी होंगी, वही फैसले कर रही होंगी, उसी तरह से सारा कुछ हो रहा होगा। आपने एक मैकेनिज्म बना के उन शख्सियात को रोकना है। पार्टीज रोकने से मेरा से काम नहीं चलेगा। मेरे जो दोनों दीगर गेस्ट हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, आज अगर आपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी है तो उन्होंने वो क्लॉसेस वगैरह सब कुछ बताया जिसका कल वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। रिजोल्यूशन उस वक्त होगा अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करेगी, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इनको प्रिस्क्राइब किया है अंडर दी एंटी टेरर एक्ट। वो गवर्नमेंट का रेट है, गवर्नमेंट की अपने उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है जो उन्होंने काम किया। उन्होंने वो काम नहीं किया जो कि गवर्नमेंट फील करती है, जो ये मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि जी उसको आप एक तरीका, प्रॉपर तरीका जो मेरे नज़दीक है और जो हुकूमत के नज़दीक है, वो सुप्रीम कोर्ट को के पास ही लेके जाना है और वो कल हम लेके जा रहे हैं। उसकी अप्रूवल भी कैबिनेट ने दे दी है। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगी, जैसा डायरेक्ट करेगी, उसके मुताबिक जो है हम आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट का आई एम हैप्पी कि इन दोनों शख्स ने पार्लियामेंट का नाम भी लिया है, तो मैं फील करता हूँ कि ठीक है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात कर लीजिए। ये जो मसला आप उठा रहे हैं समर, ये सही आप उठा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हम ये शाखसाना जो है इसका बर्दाश्त कर चुके हुए हैं कि ये लोग जो है जब इनको बैन किया जाता है तो वो किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरी शक्ल के साथ सामने आ जाते हैं और ये नहीं आना चाहिए इनको। लेकिन जिस नहज पे इस पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक बहुत बेसिक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि ये जो इसकी जो पैदाइश है वही एक्सट्रीमिज़म की बेसिस के ऊपर हुई हुई है। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजन जो है उसको प्रमोट करते रहे हैं और ये आज नहीं किया इन्होंने, 2017 में भी किया था, 2019 में भी किया था, ये तीसरी दफ़ा, बल्कि 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ और अब ये दोबारा 20 अप्रैल को करना चाह रहे थे। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी फाउंडेशन है वो फाउंडेशन इस किस्म के किसी अकीदे के ऊपर मबनी नहीं है जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी की है। सो मेरा ख्याल है कि पार्टीज़ को आपस में गिव एंड टेक करके कंसेंसस बिल्ड करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जी ये करें ये ना करें। उसके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारे पास पार्लियामेंट का, वहाँ आए। लेकिन हुकूमत जो काम करी
इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हुकूमत इसको लॉ के ऐन मुताबिक करेगी। हुकूमत कोई वो कदम खुद नहीं उठाएगी जो कि खुद नहीं उठा सकती। हम लॉ को फ्लाउट नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह चुके हुए हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो सही रास्ता है। और ये जो मैकेनिज्म की बात भी हो रही है ना, शख्सियात को रोकने वाली, ये शख्सियात फिर वही इमर्ज करती है, फिर वो आ जाती है नया ग्रुप बना के, नई पार्टी बना के, उन शख्सियात का रास्ता रोकना है। उनको आपने किसी तरह से पाबंद करना है कि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। वो फिर आप पार्लियामेंट 8-9 बंदा जो है इस वक्त अंडर अरेस्ट है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और भी जो शहरों से तकरीबन को 9.5-10 हज़ार बंदा जो अंडर अरेस्ट है। वो तमाम लोग जिन्होंने कि टेररिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा लिया, उनके लीडरान भी जो है वो भी कराची सिंध में भी लोगों ने पकड़ा है। उन्होंने मेरा ख्याल 3 महीने के लिए उनको वो 3 महीने के लिए ठीक है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसको ला रहे हैं। तो मतलब जो मिनिमम एक मीटिंग पॉइंट है ना, एक मिनिमम मीटिंग पॉइंट है, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाइए। मिनिमम मीटिंग पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होकर इस चीज को आगे लेके चलिए। समर देखें, बात ये है कि जिस तरह अभी ये मेरे दोस्त फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं है। इसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपने बैठ के MOU साइन की, मुआहदे साइन किए हैं। आपके ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद साहब, उनके साइन मौजूद हैं और नूरुल हक कादरी साहब के मौजूद हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड, और फिर और कुछ भी नहीं। देखें, हम ये कहते हैं कि हम तमाम लोग पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं। हमें आज अपोजिशन में और इक़्तिदार में रह के एक जैसे सोचना चाहिए। आप शेख रशीद साहब की वो स्टेटमेंट उठा के देख लें जो उन्होंने उस टाइम इसी जज्बाती नारे के ऊपर कहा था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं और मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं, वो सब खत्म नबूवत पर मजबूत डट के खड़े हैं। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट उठा के देख लें। वो शेख रशीद साहब 3 दिन से इस जो है ना हीट को बर्दाश्त कर रहे हैं। उनसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हो रहा है उनसे। वो बड़े 3 दिन से बड़ा प्रेशर में इस चीज़ पे जो है ना वो बड़ी कस्में उठा के अपनी वजाहतें दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो हल की हम बात कर रहे हैं, आइंदा के लिए इस तरह की चीज़ें ना हो, इस तरह के ग्रुप्स इमर्ज ना हो, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ जाते हैं, फिर अपना उनका एक बन जाता है क्लाउड। इसको रोकना कैसे है? आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, तो जामे तरीकाकार आपका क्या है कि इस तरह की शख्सियात जो है उन्हें डिस्करेज किया जाए, वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करें? रिजोल्यूशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये तरीका हमने अडॉप्ट किया। वो तो है ठीक है जी। डॉक्टर साहब जी, मेरे ख्याल में ये मैं मानता हूँ बात हसन साहब की कि हम लोग अभी कल ये डिसोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। मैं तो आपसे ये सवाल उठा रहा हूँ कि मैंने आपके सामने जो वाक़यात रखे हैं, क्या उन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हमें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन PTI को करार देना चाहिए था? मेरा जवाब है नहीं, कतन नहीं, किसी सूरत नहीं। वो एहतजाज करने आए थे, उस एहतजाज के दरमियान में कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। हमें तैयारी बेहतर करनी चाहिए थी कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात ना हो, जो PTV है उस पर कब्जा ना हो, वगैरह वगैरह। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि PTI एक सियासी जमात है और हमें उसके साथ सियासी तौर पे नबर्द आज़मा होना पड़ेगा और उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने दूसरा नुक्ता आपके सामने पेश किया कि हमसे ज़्यादा ये TLP का नुकसान किसको हुआ है, यानी जिंदगी के साथ खेला गया एहसन इकबाल साहब की, जिनकी वालदा मरहूमा जो हैं उन्होंने जितनी खिदमत इस्लाम की है शायद ही किसी खातून ने पाकिस्तान की तारीख में की हो, लेकिन इसके बावजूद उन पर गोली से हमलावर हुए। लेकिन मैं फिर भी आज ये सवाल उठा रहा हूँ कि किसी को, हुकूमत को ये हक दे दिया जाए अगर कि वो किसी भी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे, तो आप हमें कैसे रोकें? तो सर मुझे हल बता दें, फिर क्या हल है? हल क्या है कि आइंदा इस तरह की चीजें रोकी जाए? ये बहुत अहम, ये सवाल आपका जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। पहला इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हल है वो ये है कि हमारी जो सियासत है वो डीपोलराइज होनी चाहिए, क्योंकि उस सियासत की जो पोलराइज्ड सियासत चल रही है, जिस तर्ज की सियासत चल रही है, उसकी जद में इदारे और पुलिस आती है और पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है। अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी कंटेनर पर खड़े होकर आवाज दे के ओए IG और नाम लेके IG का कहे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो फिर पुलिस फोर्स कैसे इन जत्थों के साथ उनका मुकाबला कर सकती है? ये हमारी तरफ से भी अगर कोई ऐसी चीज हो, अगर हम भी करें या वजीर आजम साहब करें, कोई भी करे, तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद पूरी एक पुलिस फोर्स
वो कैसे, जब उनको पता है कि अगली दफा या हम वजीर आजम होंगे या नवाज शरीफ साहब होंगे या पीपल्स पार्टी होगी या कोई और सियासी जमात होगी, तो जब नाम ले लेके हम कहें कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उसके बाद क्या हैसियत रह जाती है इदारों की और उनके सरबराहान की। जैसा कि आपने कराची में भी देखा कि अगर इदारों के सरबराहान को उठा लिया जाए तो उसके बाद क्या, फिर उसके बाद हैसियत रह जाती है, वो कैसे मुकाबला करेंगे, उनको तो अपनी सिक्योरिटी नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये जो सबसे ज्यादा अहम है कि देखिए पार्लियामान के अंदर एक तरीका कार अब तय होना चाहिए। इससे पहले किसी सियासी जमात को नई प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने बाद में सियासी जमातें बनाई। ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब इसका कोई तरीका कार तो होना चाहिए ना, कोई सुपरविजन होनी चाहिए, वरना तो हम एक दूसरे को, जैसी पाकिस्तान में रिवायत है, एक दफा अब ये रिवायत पड़ गई तो अब जो ताकत में आएगा वो दूसरे को जो सबसे ज्यादा उसको टफ टाइम दे रहा होगा, कोई हंगामा करके या करवा के उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे देगा। तो उसका एक तरीका कार तय हो जाना चाहिए पार्लियामान में कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की ये रिक्वायरमेंट्स हैं और वो पार्लियामेंट के सामने लाई जाएंगी। और बेहतर तजवीज़ जो है, बेहतर तजवीज़ है कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करे इस मामले को और पार्लियामेंट के अंदर देखिए तरीका कार तय कर ले। दुरुस्त, आप मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से। तरीका कार तय हो जाएगा तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास ये अथॉरिटी होगी कि उस तरीका कार के तहत, ये नहीं हम कह रहे कि हर एग्जीक्यूटिव फैसला जो है वो पार्लियामान में लाया जाए, मगर ये एक अहम सियासी फैसला है। हमारा आइन जो है वो ये नहीं कहता कि आपकी वजह पैदाइश अगर ये हो तो आपको हक है ऑर्गेनाइज करने का और वजह पैदाइश भी हो तो आपको हक नहीं है। पर कंसेंसस ज़ाहिर है इस तरह के फैसले कंसेंसस से होने चाहिए। ज़ाहिर है कल को किसी, जो आपने दुरुस्त खदशा आपने जाहिर किया कि कल किसी और पार्टी के खिलाफ भी ये हो सकता है, इसका तरीकाकार शफाफ होना चाहिए। अगर हम कर डालें ये, अगर हम ये कर डालें सियासी मुखालफत में, तो हम पे क्या चेक होगा? किसी पे कोई चेक नहीं रहेगा इसके बाद। और फिर जैसे पाकिस्तान में किसी को 3 चीजें करना मुश्किल नहीं है, गद्दार कहना मुश्किल नहीं है, गद्दार कह देते हैं, दहशतगर्द कहना मुश्किल नहीं है और करप्ट कहना मुश्किल नहीं है। तो आप कोई भी तरीका कार जो है वो सामने ला के तो दूसरों को प्रिस्क्राइब कर दें। मुझे एक ब्रेक पे जाना, उससे पहले मैं जरा नाज़रीन आपको बता दूं कि इसी पार्टी के अंदर से भी अब किस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसके जो कराची के अमीर हैं उसने लातलकी का एक तरह का ऐलान कर दिया है, ये जो पिछले 3 दिन से हो रहा है। जरा सुन लें। इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर हल करें, क्योंकि मसला अब सड़कों पर हल नहीं हो सकता। जो बात टेबल पर हो सकती है वो रोडों पर और सड़कों पर नहीं हो सकती। हम आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए निकले हैं, हम किसी की हुर्मत के लिए नहीं निकले। अगर मरकजी शूरा अपनी जिद पर अड़ी हुई है और आप इसाद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब अपने लोग भी उनके जो शिद्दत पसंदी है उसको कंडेम कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि बेहतर तरफ चीज़ें जा रही हैं। मिसाल अच्छी कायम हुई है कि एक्शन जब हुआ है तो फिर लोगों ने, कौम उसके पीछे खड़ी हुई है और उस पार्टी के अंदर से भी लोगों को समझ आई है कि हम गलत कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे रायवन महल गिराने के वाले से जो हुकूमत का प्लान था वो कामयाब फिल वक्त तो नहीं हो सका, लेकिन क्या हो पाएगा, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन थोड़ा सा स्लो हो गया था, अब वो फिर से तेज़ होने जा रहा है। और लाहौर के अंदर जिस तरह से खोखर पैलेस गिराया गया था, अब हुकूमत की तैयारी है कि रायवन महल को भी गिराया जाए। और इस पे हुकूमत का ये कहना है कि ये जो रायवन महल है ये औकाफ की ज़मीन थी, ये एक खातून के नाम पर ट्रांसफ़र की गई, मियाँ साहब ने उन्हें अलॉट की, फिर बाद में उनसे ख़रीद ली, ले ली और वहाँ पर महल बना दिया। अभी भी ये ज़मीन औकाफ की है। आज फिरदौस हाजी कवाद साहब ने बताया कि क्यों एक्शन करना चाह रही है हुकूमत वहाँ पे, जरा सुन लें। जो जमीन उनके इस्तेमाल में थी उसको छुपाया गया और आखिर वो बेनकाब हुई। जिले सुबहानी ने सिर्फ इशारा किया, ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये वहीदा बेगम की जमीन जो है वो ट्रांसफर जिले सुबहानी के इशारे से हुई और वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। अब इस पे मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बड़ा गुस्से से भरा रिएक्शन दिया, जरा वो भी सुन लें।
जिसको इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करते हुए ये ख्याल ना आता हो, उनके लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, कठपुतली वजीर आला को इस्तेमाल करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल करके, अगवा करके, अफसरान को प्रेशराइज करके इंतकाल को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम रिकॉर्ड है, जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी, जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी। स्टे ऑर्डर तो मिल गया फिलहाल इस पे मुस्लिम लीग नून को और मियां साहब की फैमिली को 27 अप्रैल को दोबारा इसकी समाअत होनी है लाहौर की अदालत में और दोनों फ्रीकेन से जवाब मांगा गया है। रऊफ हसन साहब, ये जो एक्शन है, ये जो कार्रवाई है, हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादा इसमें ज़रा नून लीग टारगेट हो रही है। पहले खोखर पैलेस, फिर रावण महल, ये मकसद इसका जो है ना, क्या नून लीग को ही ज़रा रगड़ा देना है? कोई इसमें हमें ये नहीं कि नज़र ही आ रहा बाकी लोगों की तजावज़ात भी गिर रही हों, किसी और पोलिटिकल फैमिली की भी, कोई पीटीआई के किसी बंदे का घर गिर रहा हो। और ये भी सवाल उठाती है नून लीग के बनीगाला का घर रेगुलराइज हो जाता है और रायगढ़ में आप गिराने पहुंच जाते हैं, कल को फिर वो भी आके बनीगाला गिरा देंगे। एक तो समर साहब, मुझे अब मेरा ख्याल है कि मैं कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके निकलूं और मैं तलाश करूं कि इस मुल्क में कौन कठपुतली नहीं है, क्योंकि जिसकी जहां जिस तरीके से बात हो उसको कठपुतली आप डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रैंकली आई थिंक ऐसे हुकूमतें चलती नहीं हैं और ना ही ऐसे कमेंट से कोई हालात बेहतर हो सकते हैं। जैसा कि फिरदौस ने बताया, ये उसके हक़ाइक़ उन्होंने बयान कर दिए। 173 कनाल ज़मीन थी जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड थी। उस ले के पहले खातून फरीदा जो है उनको सब ट्रांसफ़र की गई है और उसके बाद उनसे अपने पास वो ट्रांसफ़र कर ली गई। जो रिकॉर्ड है उसमें अभी तक ये ज़मीन जो है वो हुकूमत पंजाब की है और उसको उन्होंने एज़ पार्ट ऑफ जो एक हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया हुआ है कि जो जिसके पास कोई लीगल ऑक्यूपेशन है, वो PMLN का हो, PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई, अभी तक हमने किसी काफ लीग के बंदे के, किसी तहरीक इंसाफ के बंदे का घर गिरते नहीं देखा। आप पॉइंट आउट करें, आप पॉइंट आउट करें, ये पॉइंट आउट करें। मैंने तो नहीं किया ना, किसी मीडिया ने तो नहीं किया कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पॉइंट आउट करें जी कि ये भी इलीगली ऑक्यूपाइड है। ये तो आपकी सरकारी मशीनरी है। किसने पॉइंट आउट किया? समर ये किसने पॉइंट आउट किया है? ये तो पूछे इनसे। नहीं, वही मैं सवाल कर रहा हूँ, ये हमने तो पॉइंट आउट नहीं किया। हमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी रिकॉर्ड में आएगा, जो भी हुकूमत पंजाब है या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा है या किसी और प्रोविंस में हुकूमत है या फेडरल एरिया में जो है, सिर्फ यही तो कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, और भी बहुत से एक्शन हुए हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी एक्शन हुए हैं। आप देखिए कितनी इमारतें जो है मिसमार की गई। एक एक्शन हुआ है सर, जो बनीगाला का घर रेगुलराइज हुआ है, वो ज्यादा मशहूर है। देखिए उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि वो रूल्स के मुताबिक हुआ, पूरे का पूरा इलाका जो है वो रेगुलराइज हो गया है और वो लीगल पैसे से हार्ड अर्न्ड मनी से वो घर खरीदा गया था। उसमें किसी किस्म की कोई, देखिए फर्क जरूर है। वो आप कह रहे हैं कि कब्जे की ज़मीन पे ये ज़मीन खरीदी गई है, लेकिन वो बायलॉज जो हैं वो बाद में बनाए गए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजों के हवाले से अदालत ने उनको रेगुलराइज किया था। अदालत ने कहा था जी कि इसको इतनी आप पेनल्टी अगर आप दे दीजिए, उसको दे के उन्होंने रेगुलराइज करवा लिया। आप ये लोग भी अदालत में जा सकते हैं। ये अदालत में इनको बता दें कि कोई भी बंदा अगर पॉइंट आउट करे तो आप एक्शन एक्शन होता है उसको लाजमी बात है। एक सेकंड वो लाजमी बात है, एक इंक्वायरी होगी उसकी। आप किसी भी कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी होगी, अगर वो सही हो जाए तो उसको आप जब कहते हैं कि सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज निकाली जा रही है, उन पे एक्शन हो रहा है, आप जरा निकालें, आप दें गवर्नमेंट को। कह रहे हैं जो भी पॉइंट आउट करेगा हम एक्शन करेंगे, गिराएंगे जो भी गैर कानूनी होगा। डॉक्टर साहब माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक बंद है आपका। जी मैं माफी चाहता हूं। मैंने अपनी आवाज बंद करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने इसरार करके मेरी आवाज हम नहीं बंद करेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं बंद कर दीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए जनाब। बंद रहती तो ज्यादा बेहतर था। इस्लामाबाद से शुरू कर लेते हैं जी कि ये बात तो ठीक है जी कि वजीर आजम साहब जो है उनका घर तो रेगुलराइज, वो तो वजीर आजम ही क्या है जिनका घर भी रेगुलराइज नहीं है। और आपने भी कह दिया कि वो तो एक सही है ना, वो वजीर आजम का घर तो सही है, उसमें क्या शक है, कोर्ट ने किया है, मान लेते हैं सही है। जरा दूसरी चीज मैं आपके सामने जी कोई बात नहीं, मैंने कब कहा है कि समर अब्बास साहब ने कहा है, मैं भी कोर्ट की बात ही कर रहा हूँ कि ये तमाम चीजें इत्तफाकन वजीर आजम की जो है वो रेगुलराइज हो रही है उसी कोर्ट में। जी बिल्कुल। तो इससे साबित है वजीर आजम का घर रेगुलराइज होना जो है वो सबसे आला तरीन कानून की और अदल की मिसाल है जो आपने एग्जांपल दिया। आज हमें जमानत मिली है, इस वजह से वजीर आजम का घर रेगुलराइज
मैं तो समझता हूँ पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन सर आपका ये जो, लेकिन सर ये रायबंड महल तो ये तो औकाफ की जमीन भी आपने बताया औकाफ की जमीन पे बना हुआ है जी। मैं आ रहा हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। पहले जरा इन्होंने इस्लामाबाद का जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि सेनेटर तनवीर की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो तोड़ दी गई थी, और ये कहा गया था कि यहाँ से शेर शाह सूरी के जमाने में एक सड़क गुजरती थी, और उसका जो नक्शा दिखाया गया है वो 1800 कुछ का नक्शा है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ से एक राहदारी थी, इस वजह से ये इलीगल है, इस वजह से हम इसको गिरा रहे हैं। ये था वो आर्ग्यूमेंट जो पेश किया गया स्टे के बावजूद। स्टे दिखाते रहे उनके वो जो फैमिली वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर के ऊपर चिपका दो स्टे, तो इतना ताकतवर स्टे है तो बुलडोजर रुक जाएंगे। चलें उसको भी छोड़ देते हैं। अब जरा इसकी तरफ, रायविंड की तरफ आ जाते हैं। ये जो आपने गुफ्तगू की है ना, ये फैक्चुअली थोड़ी सी इसके अंदर मैं इजाफत करना चाहूंगा। ये चौथे हाथ जमीन बिकी है। ये जमीन का जो क्लेम है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने खरीदी, इससे पहले किसी के पास थी, उससे पहले किसी के पास थी, उससे पहले किसी के पास थी, और उससे पहले किसी के पास थी। मुकदमा ये बनाया गया है कि जिसके पास, यानी 4 हाथ बिकने के बाद जिसके पास 4 हाथ पहले जमीन थी, वो उस वक्त पूरी तरह से लेजिटिमेट पोजेशन उनकी नहीं थी, और ये जाता है वापस 1950 के अंदर। यानी मुकदमा ये किया गया है कि 1950 में जो ट्रांसफर हुई थी, जिस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था, कोई वजीर आला नहीं था, PMLN का वजूद ही नहीं था, 1950 या 1960 के अंदर जो ट्रांसफर है वो डॉक्टर साहब कह रही है मियां साहब ने की थी जब वो सीएम थे। जी एक सेकंड ठहर जाइए जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो फैक्चुअली, अब ये बात तो कोई ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी रह सके समर साहब, यानी आप तो माशा बाकायदा रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आपको कितनी देर लगेगी ये पता करने में कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जिसको सस्पेक्ट करार दिया गया है वो 4 हाथ पहले का है। आखिरी ट्रांसफर को नहीं सस्पेक्ट डिक्लेयर किया, डिक्लेयर ये किया गया है कि जिनसे इन्होंने खरीदी, उन्होंने जिनसे खरीदी थी, और उन्होंने जिनसे खरीदी थी, और उन्होंने जिनसे खरीदी थी, वो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पेक्ट थी, इस वजह से ये इनका घर गिरा दिया जाए। भाई जब आपकी इतनी ज्यादा आपकी माइक्रोस्कोपिक विजन हो, ये जरा आगा साहब का जवाब मैं लेने जरा इस पे 1960। ठीक है आगा साहब, ये कार्रवाई ठीक हो रही है? ये जो बात तो मुझे पेश करने थे, जरा आवाम को तो मजा लेने देना जी, जरा आगा साहब का जवाब मजा लेने जी। जो तरीके इंसाफ का इंसाफ है, मजा तो लेने दे इंसाफ, थोड़ा सा आवाम तरीके इंसाफ का इंसाफ बिल्कुल जा रहा है और जाता रहेगा, फिक्र नहीं करें मुसद्दिक साहब। जी सही है जी। समर बात पता है क्या, समर बात ये है कि बोले आप आगा साहब। समर बात ये है कि PTI ने खुद ये प्रूफ किया, PTI ने प्रूफ किया कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये अनरेगुलर घर में रहते थे, अनरेगुलर प्रॉपर्टीज में रहते थे, लेकिन जो रेगुलर प्रॉपर्टी में रहते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये उनके खिलाफ केसेस उठा रहे हैं। कोई आईने के सामने खड़े हो, ये मुकाफात अमल ये जो करने जा रहे हैं, ये जो बो रहे हैं, ये जो लगा रहे हैं, ये इनको काटना पड़ेगा। देखें ठीक है, आप रियासत में आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, कंटेनर से उतरे, ये काम ये जो आप लो प्रोफाइल जाके काम कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। इसको अगर कोई गलत कब्जे की जगह है वहां एक्शन होना चाहिए, लेकिन पूरी शफाफियत के साथ वहां पे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं रहना चाहिए कि ये गलत कार्रवाई हो रही है, सियासी बुनियादों पर हो रही है। गवर्नमेंट को इस पर क्लैरिटी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जहां गलत है वहां कार्रवाई जरूर करें। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मुख्तलिफ कहानी सुनाएंगे कि सरकारी महकमों में अहम ओहदों पर लोगों की तकरीरें किस तरह से होती हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू नाज़रीन। अब आपको बताते हैं सरकारी महकमों में तकरीरें किस तरह से होती हैं। 27 मार्च 2018 को मुस्लिम लीग नून के आखिरी दौर हुकूमत के आखिरी 2 माह में SCCP में 2 कमिश्नर्स का तकर्रर हुआ, शौकत हुसैन अब्बासी साहब और शोज़ब अली साहब। 27 सितंबर 2017 को इश्तिहार आया था इनकी तकर्री के वाले से, तो इसमें 20 साल का तजर्बा मांगा गया था और कहा गया था कि अगर आप कहीं और नौकरी ना कर रहे हों। लेकिन 1 नवंबर 2017 को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, सब कमेटी की, उसमें 6 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होते हैं और हैरान कुन तौर पर 6 में से 2 लोग जो है वो
नवीद काजी साहब और आमिर अली साहब जो है, आमिर अली खान साहब, ये दस्तबरदार हो जाते हैं। इसमें सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट होने वालों में शोज़ब अली साहब का नाम भी नहीं है, शौकत अब्बासी साहब का नाम भी नहीं है। और आमिर अली खान साहब बाद में 6 माह बाद SCCP के चेयरमैन बन जाते हैं। ये कैसे लगे ये मैं आपको अगले किसी प्रोग्राम में बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन फिर दोबारा शॉर्टलिस्ट होने वालों में शोज़ब अली साहब भी आ जाते हैं और शौकत अब्बासी साहब भी आ जाते हैं। और फिर इनका तकर्रर भी हो जाता है 28 फरवरी 2018 को। और उसके बाद ये शोज़ब अली साहब जो है, ये 25 साल का इन्होंने बताया मेरा तजुर्बा है। इश्तिहार के अंदर 20 साल मांगा गया था, लेकिन ICA से इन्हें जो लाइसेंस मिला है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो 29/1/2000 को मिला। यानी जब इनका तकर्रर हुआ तो उस वक्त ये 17 साल का तजुर्बा रखते थे। दूसरा, इश्तिहार पर ये शर्त भी थी कहीं और मुलाजिम ना हो, तो ये आज भी अभी तक ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुलाजिम हैं और वहाँ से अनपेड लीव पे थे। हालांकि इश्तिहार के अंदर था कि वो कहीं और मुलाजमत नहीं कर सकते। जब ये ADB से 3 मरतबा वज़ारत ख़ज़ाना ने ख़त लिख के पूछा कि ये आपके मुलाजिम हैं नहीं है, लीव पे है, कोई जवाब वहाँ से नहीं आया हैरानकुन तौर पर। और आज इनकी मुद्दत जो है 26 मार्च को मुकम्मल हुई थी और आज इन्होंने अपना चार्ज छोड़ा है। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, कमिश्नर का ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लीगल हेड होता है SCCP का, ये पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। लेकिन इस तरह से तकर्रियाँ यहाँ पे होती है। और ये सिर्फ एक महकमे की SCCP की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे हर महकमे के अंदर जाएँ आपको इसी तरह की तकर्रियाँ होती नज़र आएंगी। यही वजह है कि आज लोगों का एतबार उठ गया है। जो हमारी सर्विसेज है, सरकार की जो नौकरियाँ हैं, सरकार के जो ओहदे हैं, सरकार के जो महकमे हैं। इजाज़त दीजिए।